नमस्कार विद्यार्थी साथियों, मैं कनवर्सन साहू, सहायक प्राध्यापक नवीन शासकीय महाविद्यालय मैनपुर, फिर से आपके बीच में राजनीतिक दल शीर्षक का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बीए द्वितीय वर्ष राजनीति शास्त्र के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र तुलनात्मक शासन एवं राजनीति विषय का राजनीतिक दल शीर्षक का ये दूसरा पार्ट है। तो ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, नोट्स बनाने का भी प्रयास करेंगे कि द्विदलीय प्रणाली, हमने एक दलीय प्रणाली के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि द्विदलीय प्रणाली का किस प्रकार जो है विस्तार हुआ, किस प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। तो द्विदलीय प्रणाली में शासन का सूत्र जो है दो दलों के हाथ में रहता है और ब्रिटेन तथा अमेरिका द्विदलीय व्यवस्था के सर्वोत्तम उदाहरण है। आज हम देखते हैं कि ब्रिटेन में लंबे समय से कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी ही कार्यरत है। ऐसे ही अमेरिका में देखते हैं तो दो पार्टी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, इनका वर्चस्व बना हुआ है। तो राजनीतिक शक्ति का द्विदलीय विभाजन होने के कारण ही इसे द्विदलीय प्रणाली कहा जाता है। बेल्जियम, आयरलैंड, लग्जमबर्ग और पश्चिमी जर्मनी, कनाडा, ये सब देशों में भी द्विदलीय व्यवस्थाएं आज भी प्रचलित है। अब हम देखते हैं कि द्विदलीय प्रणाली के गुण क्या है। तो गुण को देखने से द्विदलीय प्रणाली के बारे में हमको और अच्छी समझ हो जाएगी। गुण और दोनों देखेंगे। तो गुण के रूप में देखा जाए तो सरकार जो है द्विदलीय प्रणाली में स्थिर होती है। इसमें मंत्रिमंडल और विधानमंडल दोनों में एक ही दल का बहुमत होता है और कठोर दलीय अनुशासन बना रहता है। दूसरा गुण यह है कि बहुमत पर आधारित होने के कारण अधिक दृढ़ या शक्तिशाली होती है। तीसरा गुण यह है कि स्थायी सरकार होने के कारण दीर्घकालीन योजनाएं लागू की जा सकती है और उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो सकती है। जनमत की भावना पर आधारित प्रणाली है और स्पष्ट बहुमत के कारण इसमें सरकार बनाना आसान होता है। तो जनता को राजनीतिक शिक्षा भी मिलती है। इसमें जो है संगठित विरोधी दल होता है जो सरकार की रचनात्मक आलोचना करके सरकार को जनता की इच्छा का ध्यान दिलाता रहता है। इसमें निरंकुशता की भावना नहीं होती है। तो इस प्रकार ये सारे गुण हैं द्विदलीय प्रणाली के। अब हम इसके दोष को देखते हैं तो इसमें मंत्रिमंडल की तानाशाही की स्थापना दिखाई देती है। दूसरा ये कि इसमें विधानमंडल मंत्रिमंडल के हाथों का खिलौना बनकर रह जाता है। तीसरा, इसमें मतदाताओं की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। चौथा, सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। इसमें सारा देश दो परस्पर विरोधी गुटों या विचारधाराओं में बट जाता है। तो इस प्रकार के निर्वाचन प्रणाली में निर्वाचकों की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है और संसद की स्थिति मंत्रिमंडल के हाथों में खिलौने जैसी हो जाती है। लेकिन फिर भी यह प्रणाली सर्वोत्तम मानी जाती है क्योंकि संसदीय व अध्यक्षात्मक सरकारों की सफलता के लिए इसका होना बहुत आवश्यक है। अब हम देखते हैं बहुदलीय प्रणाली। तो ये बहुदलीय प्रणाली क्या है? तो जिस देश में दो से अधिक राजनीतिक दल ऐसी स्थिति में हो कि चुनाव में उनमें से किसी को स्पष्ट बहुमत न मिल पाए, वहां बहुदलीय प्रणाली मिलती है। इससे सरकार एक दल की भी बन सकती है और बहुत सारे दलों को मिलाकर साझा सरकार भी बन सकती है। स्थायी बहुदलीय प्रणाली वह है जिसमें अनेक दल सत्ता के लिए संघर्ष तो करते हैं, लेकिन उनका ध्येय जो है सरकार चलाने के साथ साथ यह भी रहता है कि राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता ना आए। स्विट्जरलैंड में ऐसा उदाहरण देखने को मिल सकता है। वहां पर सोशल डेमोक्रेट्स, रेडिकल डेमोक्रेट्स, लिबरल डेमोक्रेट्स और साम्यवादी दल राजनीतिक विघटन की स्थिति पैदा किए बिना ही सत्ता प्राप्ति का संघर्ष करते हैं। इसके विपरीत अस्थायी बहुदलीय प्रणाली में राजनीतिक अस्थिरता की राजनीतिक दलों को कोई चिंता नहीं होती है। उनका लक्ष्य तो सत्ता प्राप्त करना है। भारत और फ्रांस में ऐसी ही प्रणालियां हैं। आइए बहुदलीय प्रणाली को हमको इसका गुण और दोष को ध्यान में रखकर समझना है। देखते हैं कि बहुदलीय प्रणाली के गुण में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता है, तो ये इसका गुण है। दूसरा ये कि राष्ट्र दो विरोधी गुटों या विचारधाराओं में नहीं बंटता है। इसमें तीसरा गुण ये है कि मतदाताओं को चुनाव की स्वतंत्रता रहती है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल की तानाशाही स्थापित नहीं होती है। मंत्रिमंडल के हाथों का खिलौना विधानमंडल नहीं बन पाता है। इसके साथ साथ विधानमंडल के ही बहुमत पर जो है सबको निर्भर रहना होता है। इसमें सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और बहुदलीय प्रणाली का जो स्वरूप है वो प्रजातांत्रिक होता है। इसमें राष्ट्रीय सरकार की परिकल्पना संभव है। अब हम बहुदलीय प्रणाली के दोष को देखते हैं। तो इसमें कुछ अवगुण भी हैं, जैसे निर्बल और अस्थायी सरकार देखने को मिलती है। दीर्घकालीन योजनाओं को लागू नहीं कर सकती है, न ही दृढ़ नीतियों का निर्माण कर सकती है। राजनीतिक दलों में जो सौदेबाजी होती है वह राजनीतिक भ्रष्टाचार का ही उन्नत रूप होता है।
दल बदली को बढ़ावा मिलता है, अनुशासनहीनता बढ़ती है। इसके साथ ही प्रायः संगठित विरोधी दल का अभाव पाया जाता है। इसके साथ साथ ही शासनाध्यक्ष या प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत कमजोर होती है। किसी एक दल द्वारा समर्थन वापस ले लेने पर सरकार गिर जाती है। इसके साथ ही साझा सरकार होने के कारण इसमें उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाता है। यह अवसरवादिता और सिद्धांतहीनता की जनक प्रतीत होती है। तो देश पर चुनावी बोझ लादने वाली प्रवृत्ति भी बहुदलीय प्रणाली में देखने को मिलती है। तो यह बात देखने को मिलता है कि बहुदलीय प्रणाली किसी भी देश में अधिक सफल नहीं रही है। बहुदलीय प्रणाली का इतिहास बताता है कि साझा सरकारें कभी अधिक सफल नहीं रही है। ऐसे अवसर बहुत ही कम आए हैं जब बहुदलीय प्रणाली में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिलने पर सरकार बनाई गई हो। ये तो रही दल प्रणाली। अब बात आती है दल प्रणाली का मूल्यांकन। किस रूप में हम मूल्यांकन कर सकते हैं? राजनीतिक विचारक है मोनरो, इन्होंने दलीय शासन को ही लोकतंत्री शासन माना है और इस तरह दल प्रणाली प्रशंसा उसके अंतर्निहित गुणों के आधार पर की जाती है और आलोचना जो है उसके दोषों के आधार पर की जाती है। तो दल प्रणाली के गुण क्या है देख लेते हैं। तो दल प्रणाली जो है लोकतंत्र के रक्षक के रूप में काम करती है। इसके साथ साथ दृढ़ सरकार की स्थापना में सहायक होता है और जनमत का निर्माण करने में सहायक होता है। सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायक होता है। दलीय प्रणाली जो है जनता को राजनीतिक शिक्षा देकर राजनीतिक चेतना पैदा करता है। इसके साथ ही जनता और सरकार के बीच कड़ी का भी कार्य करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करना भी दल प्रणाली का एक प्रमुख गुण कहा जा सकता है। सामाजिक और आर्थिक सुधार भी देखने को मिलता है। कार्यपालिका और विधायिका में सहयोग पैदा करना भी इसके गुण के रूप में माना जा सकता है। अब बात आती है दल प्रणाली के कुछ दोष भी हैं, जैसे राष्ट्रीय एकता को भंग करती है। दल प्रणाली लोगों को दलीय स्वार्थों से बांधकर राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाती है। कठोर दलीय अनुशासन व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल देता है। इसके अलावा राजनीतिक दल भ्रष्टाचार के वाहक हैं। प्रलोभन देकर वोट खरीदे जाते हैं। समाज में नैतिकता का इससे पतन हो जाता है। संकट काल में भी सरकार दृढ़ निर्णय नहीं ले पाती है क्योंकि विरोधी दल प्राय टकराव की स्थिति में ही रहते हैं। राजनीतिक दल समाज में सांप्रदायिकता का जहर फैलाते हैं। देश व समाज का संकीर्ण क्षेत्रीय विभाजन कर देते हैं। क्षेत्रवाद भी एक प्रकार से पनपता है। विरोधी दल आलोचना में ही अधिक समय नष्ट करते हैं। इससे जनहित की हानि होती है। सर्वोच्च प्राथमिकता जो है राजनीतिक दल जो है सर्वोच्च प्राथमिकता तो अपने सदस्यों को खुश करने की होती है और इस प्रकार से ये सारे दोष राजनीतिक दल में दिखाई देते हैं। दल प्रणाली में अनेक दोष हैं, लेकिन फिर भी दलों को समाज से समाप्त करना ना तो संभव है और ना ही उचित है। आज संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का ताना बाना दल प्रणाली पर ही आधारित है और दलों के बिना ना तो देश का भला हो सकता है और ना समाज का। आज आवश्यकता इस बात की है कि दलीय व्यवस्था के दोषों को दूर किया जाए। इसके लिए जनता का जागरूक होना और सरकार का दल व्यवस्था के दोषों को हटाने के प्रति वचनबद्ध होना बहुत जरूरी है। यह बात भी सही है कि सभी देशों में दल प्रणाली दोष युक्त नहीं है। अमेरिका तथा ब्रिटेन में दल व्यवस्था का आधार काफी मजबूत है क्योंकि वहां की जनता और सरकार इसको सफल बनाने के लिए वचनबद्ध है। दल विहीन प्रजातंत्र की धारणा न तो संभव है और न ही उचित है। दल समाज का अभिन्न अंग है, इसलिए इसके दोषों को दूर करके इसे समाज में बनाए रखना ही उचित है। तो ये रहा राजनीतिक दल प्रणाली। अब हम अगले वीडियो में अगले लेक्चर में दबाव समूह पर चर्चा करेंगे और आगे का अध्ययन उसमें करेंगे। ठीक।